Thank you so much for inviting me for the podcast. मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा देशपांडे है. मैं पास्ड आउट हुई हूँ 2010 में. Then later on I practiced under some senior dentist. Then 2013 में I opened my first clinic. It's in Dombivli West. फिर उसके बाद after a grand success मैंने सोचा कि I have to move forward in my life. तो मैंने second clinic open किया which is in Regency Anantam. And by God's grace वो भी बहुत अच्छा चला. It's been 2.5 years now, and yeah, obviously, and now I'm here. थैंक यू प्रेरणा. सो आजकल ओरल कैंसर बहुत हो रहा है. सो Right. एग्जैक्टली ओरल कैंसर होता क्या है एंड व्हाई दिस हैपन? See, oral cancer is a cancer of mouth. ठीक है. तो वो कैसा है कि कोई इरिटेंट कॉन्स्टेंटली अपने म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब अपने गाल को कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता है, तो इट कॉजेज कैंसर. बेसिकली द मोस्ट कॉमन रीजन इज टोबैको. एंड ये अभी आप कह सकते हो रिसेंटली इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. मे बी बिकॉज लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आ चुका है कि वो लोग जाके चेक करवा रहे हैं कि क्या हो रहा है लाइफ इसमें मुंह में, कि जब जलन होता है या फिर देयर इज सम काइंड ऑफ लीजन्स, मतलब वाइट प्लाक्स रहते हैं या फिर वाइट लाइंस विजिबल हो जाते हैं अपने गालों में अंदर के साइड पे. या फिर समटाइम्स क्या होता है कि जब लोग टोबैको खाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि कुछ एक जगह पे आप वो रखते हैं बेसिकली तंबाकू जब खाते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि वो जगह जहाँ पे वो तंबाकू रखते हैं वो जलना शुरू हो जाता है आफ्टर सर्टेन ईयर्स. एंड इतना जलता है कि वो पूरा पार्ट ब्लैक हो जाता है एंड एक काइंड ऑफ एनेस्थेटाइज हो जाता है कि आप जब भी कुछ खाएंगे तो वहां पे कुछ असर ही नहीं होता उनको. आप तीखा खाएंगे तो उनको कोई फील नहीं होता. इट्स बिकॉज वो पार्ट पूरा एनेस्थेटाइज हो जाता है. तो दैट इज फर्स्ट साइन ऑफ ओरल कैंसर. तो जब वो होता है तो पेशेंट कम्स टू क्लिनिक और दिखाते हैं कि ये सब चीजें हो रही है, ये क्या है. बट वो थोड़ा क्या बोलते हैं एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर है. तो इसमें क्या करते हैं, हम जाके बायोप्सी कराते हैं. देन फॉर्चुनेटली अगर कुछ नहीं निकला दैट्स फाइन, दे कैन रिवर्स इट बाय स्टॉपिंग देयर हैबिट. बट अगर वो निकला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट. बेनाइन बीइंग लोकलाइज्ड एंड मैलिग्नेंट इज स्प्रेड, जो स्प्रेड होता है. तो बेनाइन रहा तो जो पार्ट कैंसरस है उसको हम निकाल देते हैं सर्जरी करके. तो ये इतना आगे बढ़ने से पहले ही इफ पीपल गेट अवेयर कि कुछ प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं, प्री कैंसरस क्या बोलते हैं, हमको विजिबल दिखता है मुंह में, अगर उस टाइम पे ही हमने दिखा दिया डॉक्टर को तो मे बी इट कैन बी रिवर्स्ड एज वेल. तो इतना करने की जरूरत नहीं. मे बी बिकॉज अब आजकल हैबिट ज्यादा हो गया है. आई कैन एक्चुअली लाइक से कि सोशल मीडिया बोलो या फिर जो टीवी शोज या फिर वेब सीरीज दिखाते हैं जहाँ पे स्मोकिंग इज सो रेलेवेंट, इट इज डन बाय मेनी सेलिब्रिटीज जो दिखाते हैं. एंड सम सेलिब्रिटीज एक्चुअली प्रमोट भी करते हैं बाय डूइंग सम एड्स एंड ऑल. तो इससे क्या होता है कि आजकल के जनरेशन जस्ट टू लाइक शो ऑफ करने या फिर जस्ट टू फॉलो देयर सेलिब्रिटी थोड़ा चालू किया है. दैट्स द रीजन कि अभी ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है वो चीज. इसको प्रिक्योर कैसे कर सकते हैं? बिकॉज हाउ आई नो कि मतलब ओरल कैंसर हुआ है एंड हाउ आई कैन प्रिक्योर, और क्या स्टेप्स है, मतलब कौन से स्टेज में कैसा रहता है, कौन से स्टेज में डेंजरस होता है? आई नो ओरल कैंसर इज वेरी डेंजरस क्योंकि माउथ से स्टार्ट होता है एंड इट्स स्प्रेड इन ऑल द बॉडी. सो हाउ वी कैन प्रिक्योर एंड जो भी स्मोकिंग करता है या टोबैको करता है उन सबको पता है कि अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अ कैंसर. तो मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन, इज टू रियलाइज कि हम क्या कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग. नहीं मुझे आदत लगा है, नहीं मतलब दैट इज नॉट अ रीजन, क्योंकि वो आदत छूट भी जाता है. देर आर मेनी रिहैब सेंटर्स, देर आर सम प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड लाइक दे आर एंटी टोबैको, सेम फील करवाता है बट ऑब्वियसली वो हार्म नहीं करता. तो देर आर मेनी थिंग्स. तो फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन. Second step is like showing it to your dentist or doctor, get it tested so that उसमें हमको पता चलता है कि कितना dangerous level है. या फिर हम उसको, मैंने जैसे आपको बताया था, initial stage can be reversed कि आप अपना हैबिट बंद कर दो या फिर स्टॉप मतलब स्लो से रिड्यूस कर दो. उससे यू विल
यू नो लाइक खुद ही रियलाइज करेंगे कि आपका जो लीजन है, आपका जो प्रॉब्लम है वो कम हो रहा है. I can see for the now generation, people like doing the smoking. How smoking impact on your tongue as well as mouth? स्मोकिंग देखो, फर्स्ट आप जब सिम्टम्स देखोगे तो आपके दांत के ऊपर ब्राउन स्टेन्स बैठना चालू होता है. दैट्स टोबैको स्टेन्स विच आर एक्चुअली वेरी प्रेवलेंट ऑन इन स्मोकर्स. तो उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली एस्थेटिकली भी दांत थोड़े गंदे दिखने शुरू हो जाते हैं. तो क्लीनिंग करवाते हैं. क्लीनिंग करने के बाद देन अगेन उन्होंने अगर स्मोकिंग कराया तो ऑब्वियसली वो जो डिपॉजिट्स है वो तो कंटिन्यू होने. टंग में ऑब्वियसली वही सब टोबैको अपना डिपॉजिट करता जाता है, एंड दैट कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन टू ओरल कैंसर. How do pan masala impact in our mouth, tongue and all that? यस, इवन पान मसाला हैज गॉट द सेम इंग्रेडिएंट. ये सब चीजें है ना, अलग अलग चीजों का मतलब एक कंटेंट, अलग अलग चीजें, सबका साइड इफेक्ट एक ही है, एंड सबका अल्टीमेट जो डिसीज है वो तो ओरल कैंसर ही है. इवन मैंने देखा है कि टोबैको लोग खाते हैं तो दे आर यू नो कहीं साइड में कुछ तो रखते हैं Right. टोबैको एंड ऑल दैट. तो अभी जिसको हैबिट है तो वो तो छोड़ने वाला तो है नहीं. कुछ ऐसा सोल्यूशन है क्या? मतलब लाइक सम एक मैं केस स्टडीज पढ़ रहा था कि जैसे कि टोबैको है ना, आप लाइक एक डे में यहाँ पे रखा, दूसरे डे में यहाँ पे इस साइड में रखो, तो चांसेस थोड़ा सा कम होता है टू एक्चुअली दिस इज टोटली Right. अवॉइड नहीं करना चाहिए. Right. बट ऐसे बहुत सारे हैं वो बोलते हैं कि छुट्टी नहीं है, हाँ. दे वांट टू बी डू, उनको करना ही खाना है. हाँ. तो ऐसा कुछ हाँ, अगर जगह चेंज किया तो मे बी थोड़ा प्रेवलेंस कम होता है. जस्ट बिकॉज सी कैंसर ऐसे टोबैको के कांस्टेंट इरिटेशन से होता है. तो यूजुअली एक ही जगह पे आप कॉन्स्टेंटली इरिटेट करते रहोगे तो ऑब्वियसली वो जगह पे होता है. तो अभी अगर मतलब आपको चांस ही नहीं है छोड़ने का तो दिस कैन बी अ अल्टरनेटिव कि आप थोड़ा बहुत बच सकते हो, ऐसा कि जगह चेंज कर लो इधर उधर. बट एनीवेज टोबैको इज टोबैको. को आप इधर रखो उधर रखो. आई विल नेवर रिकमेंड यूजिंग टोबैको इन लाइफ. इट्स नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स. एक्चुअली इट्स जस्ट एक आदत है, वो छूटा तो इट्स वेल एंड गुड. क्योंकि आप थोड़ा खाओ, ज़्यादा खाओ, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी डेंजरस फॉर योर लाइफ. एक्चुअली मैंने देखा है ना, बहुत बार क्या होता है कि लोगों के माउथ से ना बदबू आता है. राइट. राइट. तो ये क्यों आता है और इसको कैसे हम लोग प्रिक्योर कर सकते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन. एक्चुअली बदबू बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ बदबूज रहते हैं. मतलब ये डेंटिस्ट्री में आने के बाद मुझे भी पता चला. एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइक सबसे कॉमन बदबू है कि आपने कुछ खाया हो और वो वहीं पर अटका हो और ब्रशिंग करके भी निकला नहीं हो तो वो काइंड ऑफ सड़ जाता है, उसका बदबू एक आता है. तो इस टाइम पे क्या होता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम क्लीनिंग करते हैं, जिससे जो भी अटका हुआ फूड है या फिर जो भी बहुत दिन से वहाँ पे है तो वो सब निकल जाता है. तो बेसिकली इसका बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है. सेकेंड इज कोई डायबिटिक रहता है तो उनका एक काइंड ऑफ शुगरी बदबू आता है. वो हम लोग कई कई ऐसा बार होता है कि पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है कि दे आर डायबिटिक. बट वो जो एक काइंड ऑफ शुगरी जो आता है, हम उनको पूछते हैं फिर कि आर यू डायबिटिक. तो वो भी एक काइंड ऑफ बदबू है. एंड थर्ड इज लाइक एसिडिक बदबू. जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है उनका एक अलग काइंड ऑफ बदबू है. तो बेसिकली हमको जानना होगा कि वो माउथ ओडर है, उसका रीजन क्या है. तो अगर वो पता चले तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट इज वेरी इजी. थैंक यू. सो एक्चुअली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ना कि इजी. थैंक यू. सो एक्चुअली मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ना कि ब्रशिंग की टेक्निक नहीं राइट. नहीं पता चलता है कि लाइक कैसे ब्रश करें. लाइक एक वे होता है. हाँ, कैसे भी टूथपेस्ट लिया, कैसे ब्रश Right. किया एंड कैसा ब्रश होना चाहिए, इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली मैं हर अल्टरनेट पेशेंट को मैं ये बताती हूँ. देखो, अगर आपका ये माउथ है, ये ब्रश है, इसको आपको एक एंगल में रखना है, ठीक है. एंड ब्रशिंग शुड बी इन सर्कुलर मोशन, ऐसे, ठीक है. ये सर्कुलर मोशन से क्या होता है कि आपके जो भी स्टक फूड है वो बीच में आ जाता है, इन बिटवीन, ठीक है. और यहाँ का जो है वो भी बीच में आता है. यूजुअली 95% पीपल ऐसे ब्रश करते हैं. इससे क्या होता है, दो दांत के बीच में जो अटका है वो कभी बाहर आता ही नहीं है.
इससे हम क्या कर रहे हैं, दांत को ही घिस रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अपना ऊपर का इनामल है ना वो निकल जाता है। तो दैट इज नॉट अ राइट वे। राइट वे इज ऑलवेज होल्ड योर ब्रश लाइक दिस एंड देन डू इट इन अ सर्कुलर मोशन, ऐसे। एंड यू डोंट हैव टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर टू क्लीन इट, ठीक है। ब्रशिंग का मेन रीजन इज टू रिमूव वॉट एवर स्टक, ठीक है। हम जो खाए वो अटका रहेगा, उसको क्लीन करना है हमें। हम बाथरूम जैसे साफ करते हैं घिस के, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार हमने ये पार्ट कंप्लीट किया, देन ओपन करना है, देन ये ओक्लूजल पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है जहां से हम बाइट करते हैं उसको साफ करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे 99% ब्रश नहीं करते वो ये पार्ट है। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी भी प्लाक या फिर टार्टर जमा होता है वो ये पार्ट में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको ब्रश को ऐसा लेना है एंड देन जस्ट ये मोशन आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि अपना टंग रहता है यहाँ पे, तो यूजुअली हम जो भी खाते हैं या फिर जो भी लिक्विड रहता है वो अपने टंग और दांत के बीच में यहाँ पे फंसा हुआ रहता है। तो दिस आर मोर प्रोन टू प्लाक एंड टार्टर। तो ये अगर ऐसे ब्रश करेंगे तो ये कभी नहीं होगा। एंड कंप्लीट ब्रशिंग विल टेक अराउंड मतलब मैक्सिमम 3 मिनट्स। इससे ज्यादा करेंगे तो हम एक्चुअली हार्म कर रहे हैं अपने दांत को। कोई बोलता है कि मैं इतना ब्रश करता हूँ, मैं दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ तो भी मेरे में कीट क्यों लगता है, इट्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। तो ये आप अगर ऐसा ब्रश करेंगे, दिन में 2 बार भी करेंगे तो बहुत इनफ है। आई मीन आपको 3-4 बार करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर ज्यादा टाइम तक करने की जरूरत नहीं है। राइट। सो हाँ। आप एडवाइस करते हैं कि लाइक मैक्स टू मैक्स कितनी टाइम तक ब्रशिंग करना चाहिए? 3 मिनट्स। 3 मिनट। 3 मिनट से ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करना चाहिए? नहीं, जरूरत भी नहीं है। राइट। एंड ब्रश किस टाइप्स के होने चाहिए, मतलब एक्चुअली आपके ब्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट है। ब्रिस्टल शुड बी स्ट्रेट। ओके अगर वो थोड़े भी बेंड हो गए या फिर वोर्न आउट हो गए, इसका मतलब यू हैव टू चेंज योर ब्रश। ओके। हाँ, दैट डजंट मीन आप क्रिस क्रॉस लो या फिर ये वो। आई मीन आई डोंट थिंक सो इट इज इम्पोर्टेंट। आप नॉर्मल ब्रिस्टल्स वाले, स्ट्रेट ब्रिस्टल्स वाले ब्रश से आप अगर ब्रश करोगे ना तो वो काफी हो जाता है। एक्चुअली मैंने देखा बहुत सारे लोग जो ब्रश का साइड में फोल्ड हो जाता है तभी ब्रशिंग करते हाँ, रहते that हैं। is- एक्चुअली करना चाहिए या नहीं करना? बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं है फिर तो। आप ब्रशिंग करके ही मतलब नहीं है। ब्रिस्टल्स क्या करता है ना, 2 दांत के बीच में जो गैप है ना वहां पे जाके आपका क्लीनिंग करता है। Right. तो अगर वो ही बेंड है तो वो वहां पे जा ही नहीं रहा है, आपका मकसद है वो पूरा ही नहीं हो रहा है एक्चुअली। राइट। एंड ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट कैसे लगाना चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि like इतना बड़ा लेते हैं यहाँ से यहाँ। यस, उतना जरूरत भी नहीं है। हाँ। सी पी साइज्ड क्वांटिटी बोलते हैं हम उसको। जस्ट एक टिप में आप थोड़ा सा एक पी साइज्ड, जैसे अपना वटाना या फिर छोटा सा एक चना दाल जैसा रहता है, उतना ही काफी है। उतना पेस्ट अगर आपने टिप ऑफ द ब्रश में लिया एंड देन उसको आपने साफ किया, उतना काफी। इट्स एक्चुअली फॉर फील गुड है बेसिकली। पेस्ट जो है वो फील गुड के लिए होता है, ठीक है। उसमें कंटेंट रहता है, आई एम श्योर कि फ्लोराइड कंटेंट बोलो या सेंसिटिविटी कंटेंट बोलो, लेकिन आप अगर देखा जाए तो वो ज्यादा देर तक अपने दांत पे रहता भी नहीं है। वी जस्ट फ्लश इट आउट, राइट। तो उसका एज सच इतना असर नहीं होगा। आपका ब्रशिंग टेक्निक इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। राइट। दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? दिन में 2 बार। ओके। एक बार सुबह एंड रात को एक बार सोने से पहले। ओके। नाइट का ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है? वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कैसा है, दिन भर हम खाते हैं, दिन भर जो भी स्टक रहता है फूड, तो वो रात को ही हम ब्रश करके अगर सो लिए ना तो उससे क्या होता है, क्लीनिंग बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। आप अगर वैसे ही रखे आप सो गए तो रात भर आप जब मुंह हिला भी नहीं रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो काइंड ऑफ जो स्टक फूड है वो वहीं पे रहता है। तो इट कॉजेज जर्म्स, इट कॉजेज कैविटीज। सुबह तक वो अपना काम कर लेता है रात भर। तो बेटर है कि रात को आप एक बार ब्रश कर लो या फिर फ्लश आउट कर लो थोड़ा सा जोर से गार्गल करके। एवरीथिंग जो भी अटका हुआ रहता है दिन भर, जो खाने में 3 कोर्स मील जो हम करते हैं, वो एक बार निकल गया रात को तो देन नथिंग विल हैपन। एंड इनफैक्ट इट विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गुड बैक्टीरिया। हेल्दी बैक्टीरिया होता है रात भर में, जो सुबह इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। आप सुबह बिना ब्रश किए आप पानी पिएंगे तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली। ओके। एक्चुअली मैंने नाइट में ब्रश किया, तो क्या मैं ब्रेकफास्ट के बाद सेकंड ब्रश कर सकता हूँ? बिकॉज आपके अंदर कोई बैक्टीरियाज ही नहीं है बेसिकली। आप ब्रेकफास्ट करके भी ब्रश करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। माउथ वॉश क्यों जरूरी है? ओके, अभी कैसा है कि माउथ वॉश का इतना मार्केटिंग हो गया कि ईच वन ऑफ अस वांट्स माउथ वॉश, बट वो एक्चुअली एक मिथ है। सबको माउथ वॉश की जरूरत नहीं है, ठीक है। माउथ वॉश किसके लिए होता है कि जब अपने मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं
या फिर किसी का सर्जरी हुआ होता है, जैसे हम विजडम टूथ सर्जरी करते हैं जहाँ पे वी नीड अटमोस्ट स्टेराइल एनवायरनमेंट ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन न हो, Right. तो उस टाइम पे वी रेकमेंड माउथ वॉश. आप अगर मुझे पूछेंगे तो मैं ऑन अ डेली बेसिस माउथ वॉश नहीं करती. Okay. इनफैक्ट इट्स नॉट नीडेड. yes, obviously if you have any bacteria, if you have caries, if you have swelling, तो माउथ वॉश इज गुड फॉर इट. और आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में माउथ वॉश यूज भी करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट्स बहुत है. आप वो बॉटल में भी लिख सकते देख सकते हो, पीछे लिखा होता है एक्चुअली. राइट. टॉनिक्स ब्रश ब्रशेस सेफ और नॉट? देखो, मैनुअल जितना करते हैं उतना अच्छा है क्योंकि इट हैज आवर कंट्रोल कि हमको कहाँ करना है क्या नहीं करना है. बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस एक्चुअली इज गुड व्हेन इट कम्स टू आपका मस्कुलर डेक्सटेरिटी नहीं रहता है. कोई बच्चे बोलो या फिर जिनको समझता नहीं कैसे करना है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ठीक है. या फिर सम पीपल हु यू नो लाइक उनका मस्कुलर डेक्सटेरिटी रहता नहीं है, उनका कंट्रोल रहता नहीं है हाथों में, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक इज वेरी गुड. और या फिर आपको मालूम लगता है कि आपको कितना प्रेशर डालना है पता नहीं या फिर कैसे, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक इज बेटर. बट समहाउ आई प्रेफर मैनुअल ब्रशिंग. ओके. क्यों हमको एवरी 6 मंथ में डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए? गुड क्वेश्चन. एक्चुअली सब लोग जो आते हैं बोलते हैं कि अरे डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है. एक्चुअली डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, इग्नोरेंस एक्सपेंसिव है. आप चेकअप के लिए आते हो तो कितना 100-200 रुपए होता होगा, आप तभी वो इग्नोर करते हो. देन वो जाता है क्लीनिंग में. क्लीनिंग आपका कितना कॉस्ट करता है? 700 to 1000 रुपीज. आप वो भी नहीं कराओगे. फिर कैविटी होता है, फिलिंग कॉस्ट होता है आपका 1500-2000. आप वो भी नहीं कराओगे, रुकोगे. और जब वो दर्द होके उसका रूट कैनाल हो जाता है तब वो कॉस्टिंग जाता है 8 to 10,000. आप तो भी नहीं दिखा रहे हो तो दांत निकाल के इम्प्लांट बिठाने के लिए जाता है 15-20,000. मिनिमम बात कर रही हूँ मैं, ऑब्वियसली इसमें कैटेगरीज है. तो आप जो काम 100-200 में कर सकते थे वो आपने खींच खींच के 15-20,000 में किया है. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इग्नोरेंस. सो आप अगर एवरी 6-7 मंथ्स, चलो 6 मंथ्स नहीं तो 6-7 मंथ्स आपने अगर डेंटिस्ट को दिखाया कि देखो कुछ प्रॉब्लम है या फिर एक बार चेकअप कर लो, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड. अगर हो तो फिर हार्डली क्या, एक फिलिंग या फिर क्लीनिंग, इतना ही जरूरत पड़ती है, विच इज वेरी नॉमिनल फीस. इट्स काइंड ऑफ मेंटेनिंग योरसेल्फ. एग्जैक्टली. तो आप अगर इनिशियल स्टेज में ही आपने अगर चेकअप करवा दिया तो फिर आप बहुत ज्यादा पैसे बचाओगे. एग्जैक्टली, दैट्स गुड टू नो. और अगर नहीं कराए तो इट्स गुड फॉर मी. डेफिनेटली. ओके. कैविटी क्या है एंड हाउ वी कैन पिक योर? अच्छा, ओके. तो कैविटी इज लाइक जो दो दांतों के बीच में या फिर दांत के ऊपर खड्डा होता है, ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, उसको कैविटी बोलते हैं. कैविटी इज लाइक डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर. मतलब दांत में मिनरल्स होते हैं तो उसको डीमिनरलाइज. कीड़ा होना मतलब नॉट एक्चुअल कोई कीड़ा होता है अंदर, ऐसा नहीं है. तो इट्स काइंड ऑफ डीमिनरलाइजेशन. ये क्यों होता है? क्योंकि हम जो खाते हैं कुछ तो उसका कुछ अटक के वहीं पे बैठा होता है. जैसे आप रात को आपने ब्रश नहीं किया या फिर ऐसी जगह पे अटका है जहाँ पे ब्रश पहुंचता ही नहीं है, आप 2 बार भी कर रहे हो तो भी कैविटीज होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि कोई जगह ऐसा होता है जहाँ पे अपना ब्रश जाता ही नहीं है. तो वी हैव टू गो फॉर अ प्रोफेशनल क्लीनिंग. इसलिए बोलते हैं एवरी 6-7 मंथ्स प्रोफेशनल क्लीनिंग करो. इट्स बिकॉज ऑफ दैट. तो अगर वो वहीं पे अटका रहा 2 दांत के बीच में और वो क्लीनिंग हुआ ही नहीं, कभी साफ ही नहीं हुआ, तो वो क्या करता है कि वो एसिड क्रिएट करता है. एसिड क्रिएट करके दांतों को खाना शुरू करता है. तो उससे क्या होता है? दांत का डीमिनरलाइजेशन होता है और वो खड्डा शुरू हो जाता है. तो दैट इज कैविटी. मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों से सुना है कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी चली जाती है. क्या ये सही है? ये एक्चुअली बहुत ही कॉमन मिथ है डेंटिस्ट्री पे. देखो, दांत निकालने से आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि दोनों का नस अलग है, दोनों का नर्व सिस्टम अलग है. यस, ठीक है, उसके ब्रांचेस हो सकते हैं, ऑब्वियसली एक ही बड़ा नस का ब्रांचेस है, बट एक दांत निकालने से आंख की रोशनी जाएगी, ये सबसे बड़ा मिथ है. ये मुझे हर एक पेशेंट ये क्वेश्चन पूछता है जिनका हमने दांत निकालने. आपने देखा होगा हम जो सीनियर पेशेंट्स रहते हैं उनके सब दांत निकाल के उनको डेंचर बिठाते या फिर फिक्स्ड इम्प्लांट बिठाते, तो उनकी कभी रोशनी कमी नहीं होती, उनकी तो हम सब दांत निकालते हैं. राइट. तो बेसिकली ये बहुत कॉमन मिथ है, दांत निकालने से आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती. दांत को बार बार क्लीन करने से दांतों में गैप्स आता है क्या? ओके, ये देखो, क्लीनिंग के लिए पेशेंट कब आता है? जब पूरा चंक ऑफ प्लाक या फिर चंक ऑफ कैल्कुलस बनता है. इसका मतलब क्या है कि 2 दांत के बीच में गंदगी ऑलरेडी बैठी है और वो गंदगी इतना है कि वो दांत को वो गंदगी ही पकड़ के रखी है.
तो उस टाइम पे उनको माउथ ओडर आता है, तो उस टाइम पे वो डेंटिस्ट को दिखाते हैं। तो क्या होता है, हम क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग इज व्हाट टू रिमूव ईच एंड एवरी प्लाक एंड कैलकुलस जो भी बैठा है। तो जब हम क्लीन करते हैं तो हम प्लाक सब निकाल देते हैं, तो दांत का जो सपोर्ट है विच इज मेड बाय दोज प्लाक वो ही निकल जाता है, तो दांत हिलने लगता है। नेचुरली उनका दांत हिलता रहता है, बट वो प्लाक की वजह से वो बैठा होता है। इसलिए बोलते हैं ना एवरी 6-7 मंथ्स आपको क्लीनिंग करना चाहिए। तो इतना हमको जंक बैठाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही निकाल दो तो हेल्दी दांत रहेंगे। आप अगर 3-4 साल के बाद अगर आप क्लीनिंग कराने जाएंगे तो ऑब्वियसली प्लाक और कैलकुलस का जो मेजरमेंट है वो बढ़ता जाता है, तो वो गम्स को नीचे करता है, वही पकड़ा हुआ होता है। जब क्लीनिंग करते हैं तो दांत हिलने लगते हैं, दैट इज द रीजन। यू आर द डेंटिस्ट, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी का दांत आप देखते हो ऐसा, तो आपको लगता है क्या कि इसके दांत ऐसे होने चाहिए, ये प्रॉब्लम है, आप बताते हो क्या? पहले मैं बताती, एक्चुअली आपको मैं बोलूँ तो मैं सबका दांत ही देखती हूँ। मुझे और कुछ दिखता नहीं। अगर आप मुझे कोई पूछोगे ये इंसान कभी देखा है, तो मैं शायद कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरा पहला नजर जाता है दांत में ही। बट क्या है कि हम प्रोएक्टिवली जाके कुछ आगे से एडवाइस नहीं देते, बिकॉज इट डजंट लुक गुड। क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली कहीं हम फंक्शंस में रहते हैं, कहीं सोशल गैदरिंग में रहते हैं, ऑब्वियसली सबका क्वेश्चंस रहता है, तो तभी मैं सॉल्व आउट करूँ, बट खुद होके तो मैं नहीं बोलती। अगर सडनली टीथ में पेन हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए एंड क्यों होता है? देखो, सडन पेन दांत में कभी भी नहीं होता है, ये पहले ही आपको सिम्टम्स देता रहता है। सडन पेन 1.5 साल के कैविटी के बाद होता है। तो आपको फर्स्ट सिम्टम क्या होता है कि आपके दांतों में खाना अटकना शुरू होता है, पर तभी पेन नहीं होता। देन थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा होता है कि सेंसिटिविटी शुरू होता है, ठंडा पानी या स्वीट खाने से आपको ना झंझनाहट महसूस होता है। तो दैट इज सेकेंड स्टेप। वो भी हम जब इग्नोर करते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि सडन पेन होता है, क्योंकि दांत के 3 लेयर्स होते हैं। ऊपर का इनामल, डेंटिन जो सेकेंड लेयर है, एंड थर्ड इज पल्प जो नस का होता है। तो जब फर्स्ट लेयर में रहता है तो अटकना शुरू होता है, वहां पे नर्व्स एंडिंग्स कुछ रहता नहीं, तो इसलिए आपको दर्द नहीं होता। सेकेंड लेयर इज डेंटिन जहाँ पे हमें सेंसिटिविटी होता है, एंड थर्ड लेयर है जब हीट आपका नस तक पहुंचता है तो आपको ये अनबेरेबल पेन होता है। चलो, अनफॉर्चुनेटली अगर अनबेरेबल पेन हो ही रहा है तो व्हाट वी डू इज, एक तो quick is to start a root canal of that patient, क्योंकि otherwise there's no like there's no immediate treatment। या फिर अगर आप डेंटिस्ट के पास तभी नहीं जा पाओ तो you can just take a painkiller till you visit one। बहुत बार क्या क्या होता है कि जब ब्रशिंग करते हैं ना तो मसूड़ों में ब्लीडिंग होता है, राइट राइट? क्या ये वरी करनी चाहिए? यस यस, ब्लीडिंग हो रहा है इसका मतलब समथिंग इज एबनॉर्मल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली कंसल्ट योर डेंटिस्ट। देयर आर मेनी रीजंस कि दांतों से ब्लीडिंग नहीं होता है, एक्चुअली गम से ब्लीडिंग होता है। वो क्यों हो रहा है? तो देयर आर मेनी रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका, जैसे मैंने बताया, प्लाक या कैलकुलस या फिर डिपॉजिट्स हो जो बैठा होता है, तो दांत और गम्स के बीच में आपका कोई डिपॉजिट्स बैठा होगा तो आपके गम्स में से ब्लीडिंग आता ही है। तो इसका ट्रीटमेंट तो मतलब बहुत आसान है कि जस्ट क्लीनिंग करवा लो। सेकेंड इज आपको पायरिया हो सकता है, या दैट इज गम्स डिसीज। इसमें क्या होता है, गम स्वेलिंग रहता है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, तो वो एक रीजन हो सकता है गम ब्लीडिंग का। एंड ये सब मतलब और 2-3 रीजन है जिसकी वजह से गम्स में से ब्लीडिंग होता है। तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट डेंटिस्ट, कि उसका अगर रीजन पता चले तो ट्रीटमेंट इज वेरी इजी। दैट्स गुड। कैविटी क्यों होता है और इसको कैसे प्रिक्योर कर सकते हैं? मतलब ब्रशिंग करके। कैविटी मैंने आपको बताया, जैसे आपको बताया, कैविटी बनता ही तब है जब आपका फूड स्टक होता है उस वहाँ पे बहुत टाइम तक, जो क्लीन नहीं हुआ होता है, तो उससे कैविटीज होता है। तो अगर आप ऑन अ डेली बेसिस प्रॉपरली क्लीन करेंगे, जैसे मैंने आपको ब्रशिंग टेक्निक समझाया, तो अगर आपने वैसे प्रॉपरली ब्रशिंग करेंगे एंड एवरी 7-8 मंथ्स में एक बार क्लीनिंग करवाएंगे, तो कैविटीज होने का चांस ही नहीं है। तो आप मेंटेन करोगे, इट्स लाइक काइंड ऑफ सर्विसिंग। जैसे आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का सर्विसिंग कैसे कराते हो, वैसे उसका भी सर्विसिंग होता है, जस्ट टू मेंटेन योर डेंटल हाइजीन। दैट्स गुड। मसूड़ों के अंदर किस किस टाइप्स की डिजीज होती है और इसको हम लोग कैसे प्रिक्योर कर सकते हैं? यस, मैंने आपको जैसे बताया कि गम्स का डिसीज होता ही है फॉर श्योर। देखो, डायबिटिक पेशेंट को भी स्वोलन गम्स होता है, एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है। व्हेन अ पेशेंट इज प्रेग्नेंट, लाइक लेडी प्रेग्नेंट रहती है, तो उनके गम्स में भी स्वेलिंग आता है उस टाइम पे। इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। उसका नाम ही वो है, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। हाँ,
उसका कोई ऑब्वियसली कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आफ्टर डिलीवरी उनका वो कम हो जाता है। सो क्यों होता है ये reason? हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो वैसे होता है। तो सोलन गम्स का डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, अगर डायबिटिक हो, अगर आपका शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज होता है तो यू कैन सी कि आपके गम्स में स्वेलिंग आ रहा है। दीज आर टू क्या है, ये सेकेंडरी है। एंड प्राइमरी रीजन इज अगर आपके गम्स में कोई गंदगी बैठा है, लाइक प्लाक एंड कैल्कुलस बैठा होगा, तो ऑब्वियसली गम्स में स्वेलिंग रहेगा ही। इट्स बिकॉज ऑफ इरिटेंट। रूट कैनन क्या है, क्या ये डेंजरस है? डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है, ये मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है। ये क्या होता है, जब दांत का कीड़ जो रहता है, कैविटी जो रहता है, वो अंदर के पल्प लेवल तक पहुंचता है, जो ऊपर का लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर को पास करते हुए थर्ड लेयर तक पहुंचता है, तो रूट के कैनाल तक पहुंचता है। तो जब वहां पे होता है तो पेशेंट को सडन पेन शुरू हो जाता है, विच इज लाइक अनबेरेबल। तो तब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इट्स लाइक नस का ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट सिटिंग में हम पूरा क्लीनिंग करते हैं, रूट कैनाल को क्लीन करते हैं। लाइक आप अगर यहाँ पे देखा जाएंगे तो दांत के ऐसे रूट्स होते हैं, ठीक है, ये वाले रूट्स है। तो जब यहाँ तक पहुंचता है इन्फेक्शन, तब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट सिटिंग में करके पूरा क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी इन्फेक्टेड नस है, जो भी अंदर पस भरा हो, उसको सब क्लीन करते हैं। तो आपका एक 70-80% पेन आफ्टर फर्स्ट सिटिंग कंप्लीट, मतलब बंद ही हो जाता है बेसिकली। एंड 1-2 दिन के बाद वी कॉल फॉर सेकेंड सिटिंग, जहाँ पे हमें शेपिंग करना होता है कैनाल्स का। एंड और 2 दिन के बाद हम कैनाल्स को फिल करते हैं, देन ऊपर के पार्ट को फिल करते हैं। तब तक आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपका बाय थर्ड और फोर्थ सिटिंग विल बी कंप्लीटली पेन फ्री। तो दिस इज अ रूट कैनल। बट एक क्यों होता है, कोई पर्टिकुलर डिजीज की वजह से रूट कैनन करना पड़ता है कि नहीं, मैं आपको वही बताई ना कि आपका जब कैविटी अंदर तक जाता है, आप इग्नोर करते हो बेसिकली। फर्स्ट लेयर में जब लगा रहता है तब आप दिखाते नहीं हो, तो जो सीमेंट फिलिंग में हो सकता था, राइट राइट, तो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर में जब कैविटी लगता है तो सीमेंट फिलिंग में हो जाता है, विच इज अ वेरी लाइक नॉमिनल ट्रीटमेंट, लाइक 5-10 मिनट का है, क्लीनिंग कर लो और भर लो। बट जब वो आगे प्रोसीड होता है, अंदर के लेयर विच इज लाइक नर्व्स टिश्यू तक जाता है, तब हमें रूट कैनल करना पड़ता है। एंड इट्स काइंड ऑफ अ लेंथी प्रोसेस। रूट कैनन करने के लिए कितना कॉस्ट आता है? इट इज बेस्ड ऑन लोकेशन ऑब्वियसली, लाइक समवेयर अराउंड 3 to 5,000 पर टूथ। पर टूथ। हाँ, दिस इज एक्सक्लूडिंग कैप्स, मतलब क्राउन्स जो ऊपर बैठाते हैं। डेंटल एक्सरे क्या सेफ है? बार बार बहुत सारे लोग डेंटल एक्सरे करते हैं, क्या इट्स सेफ? यस, इट्स वेरी सेफ। हम लोग यूजुअली कैसा है कि पेशेंट तो 1-2 बार आएगा, बट वी आर मोर प्रोन टू डेंटल एक्सरे एक्सपोजर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेड एप्रन्स यूज करते हैं। तो लेड एप्रन्स यूज करके वी कैन टेक एज मेनी एक्सरेज एज वी वांट। बट यूजुअली मैं तो प्रेफर करती हूँ कि एक्सरेज ओनली इन केस ऑफ डाउट। ये डेंटल एक्सरे कैसे होता है? हाँ, मतलब आप कैसे करते हो, मतलब प्रोसेस कैसा है? मतलब आई मीन इन क्लिनिक ही हो जाता है, कोई इशू नहीं है। वी हैव गॉट एक्सरे का व्हाट यू से अ सेंसर, तो उसको रख के हम जस्ट क्लिक करते हैं, देन वी गेट अ प्रॉपर एक्सरे। मुझे अपने टीथ को क्योर करने के लिए क्या चीज़ें खाने चाहिए एंड कैसे मैं अपने टीथ को क्योर कर सकता हूँ? मतलब आप नॉर्मल जो भी हाइजीन मेंटेन करना है वो आप पूछ रहे, राइट? राइट। हाँ, तो एक तो देखो, खाने से ऐसा कुछ नहीं, फाइब्रस फूड ऑब्वियसली ज्यादा ये होता है। फाइब्रस फूड क्यों अच्छा है, क्योंकि वो क्या करता है कि अगर कुछ फंसा हो तो निकाल देता है खाते समय। बट बेसिकली यू कैन स्टॉप ईटिंग एनीथिंग टू यू नो लाइक कैविटी अवॉइड करने के लिए। आप अगर रोटी भी खा रहे हो, राइस भी खा रहे हो, उससे भी कैविटी। इट्स नॉट अबाउट ओनली शुगर्स, इट्स अबाउट कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप कोई भी चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, आप जो अपना आई मीन रोजमर्रा जिंदगी में हम यूज करते हैं, वो तो अवॉइड नहीं कर सकते। राइट। तो वो तो खाना ही है, बट द ओनली थिंग इज लाइक आप कुछ भी खा लो, एक बार ब्रशिंग कर लोगे तो इट वुड बी बेटर। जो भी चीजें आप खाओगे जो चिपकता है दांत के ऊपर, वो अगर क्लीन हो गया तो फिर आप मेंटेन करना इजी हो जाता है। प्लॉक एंड टॉटर में क्या डिफरेंस है इसको? ओके, प्लाक इज लाइक ऑन अ डेली बेसिस जमा होता है। इट्स लाइक अभी हमने सुबह कुछ खा लिया, लाइक रोटी सब्जी बोलो या दाल राइस, तो वो प्लाक एक लिक्विडिश लेयर रहता है, Right. जो रात को हम ब्रश करने के बाद निकल जाता है। बट कैल्कुलस इज समथिंग, या टार्टर आप जो बोल रहे हो उसको हम कैल्कुलस बोलते हैं टेक्निकली। तो कैल्कुलस इज जो प्लाक निकला ही नहीं है ब्रशिंग करके,
तो वो क्या होता है, वो जमा होने जाता है वहां पे, लेयर्स टुगेदर जमते जाता है, तो वो जम के एक काइंड ऑफ येलो या फिर व्हाइट एक लेयर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टर, दैट इज कैलकुलेट, दैट इज लिटरली चंक, जो एकदम हार्ड सब्सटेंस है, तो उसको हमें प्रोफेशनली क्लीन करके ही निकालना पड़ता है। ओके, मैंने ऐसा बहुत सारे लोग को देखता हूँ कि उनके टीथ जो है येलो इस होते हैं, वो क्यों है और ये हेल्थ में क्या इम्पैक्ट करता है? ओके, देखो दांत का जो फर्स्ट लेयर है दैट इज इनामल, सेकेंड लेयर इज डेंटिन, ठीक है, तो इनामल लेयर इज व्हाइट इन कलर एंड डेंटिन इज येलोइश इन कलर। तो आपका जब ऊपर का लेयर घिस जाता है तो वो अंदर का लेयर का जो कलर है वो बाहर दिखना शुरू होता है, इसलिए कोई लोगों में दांत व्हाइट रहता है, कोई लोगों में दांत येलो रहता है। इट्स बिकॉज नॉट कि उनका दांत खराब है, इट्स ओनली कि ऊपर का लेयर जो है वो निकल गया है, मे बी बिकॉज वो एक्सेसिव ब्रश करते हैं, इसलिए मैं आपको बोला एक्सटेंसिव आप ब्रश करोगे प्रेशर लगा के, इट विल हार्म योर टूथ। इट्स काइंड ऑफ मिथ, अनदर मिथ, कि आप जोर से ब्रश करेंगे या फिर आप ज्यादा ब्रश करेंगे तो दांत क्लीन रहेगा, नहीं, इट विल हार्म मोर, आपका ऊपर का लेयर ही निकाल दिया, इनफैक्ट इट विल कॉज योर टीथ लुक मोर येलोइश, इट्स बिकॉज अंदर का लेयर आपका दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, दैट इज डेंटिन, डेंटिन इज येलो इन कलर। तो इसलिए ब्रशिंग शुड बी डन विद अ मिनिमल प्रेशर, इट्स नॉट अबाउट प्रेशर, इट्स अबाउट स्किल्स, लाइक हमें अटका हुआ चीजें निकालना है, इट्स नॉट अबाउट पुटिंग प्रेशर, जो ऊपर का प्लाक है वो वैसे भी निकल जाएगा। एक्चुअली मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते थे कि अगर येलो आ रहा है मतलब कि तेरा अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर रहा है। यस, ये बहुत ही बड़ा मिथ है एक्चुअली कि आपका दांत येलो हो रहा है जोजो से ब्रश करो, नहीं, वो जोजो से ब्रश करने की वजह से येलो हुआ है। एंड देयर आर मेनी सब्सटेंस एज वेल, आप फिजी ड्रिंक्स पीते हो या फिर कोई भी फिजी ड्रिंक जिसमें कार्बोनेटेड वाटर पीते हो ना, उससे क्या होता है कि ऊपर का लेयर जो है ना, वो बिकॉज ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना, ऊपर का लेयर आपका ये हो जाता है, आई मीन व्हाट यू से, निकल जाता है, तो वो भी वन ऑफ द रीजन है कि आपका दांत येलो हो रहा है। कैविटी अपने आप ठीक हो सकती है क्या, या मुझे डॉक्टर्स की नीड है? सी आई टेल यू वन थिंग, कि दांत एक ही अपना पार्ट है बॉडी का जो अपने आप हील नहीं होता, वो रिवर्स होने का चांस ही नहीं है, एक बार कैविटी लग गया तो वो बढ़ते ही जाएगा, मे बी बिकॉज थोड़ा स्लो से बढ़ेगा अगर आपने कुछ चेंजेस लाए तो, बट इट कांट हील, एक बार कैविटी हो गया तो आपको जाना ही है डेंटिस्ट के पास। बच्चे लोगों में ज़्यादा कैविटी क्यों होता है? मतलब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बच्चे लोग ही होता है जो लाइक अंडर 5 ईयर के ओल्ड है। यस, अभी इनफैक्ट आप अगर पूछोगे तो अंडर 5 ईयर ओल्ड के रूट कैनाल केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्यों? आई मीन मे बी बिकॉज उनका ब्रशिंग नहीं हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड इज जो खाते हैं ऑब्वियसली वो गागल नहीं करते, बेचारे ऑब्वियसली बच्चों को तो समझता नहीं है, इट्स लाइक काइंड ऑफ एक रीजन है कि वो वहीं पे अटका होता है, या फिर रात को कुछ खा लिया या फिर रात को दूध पी लिया, ऐसे ही सो गए, तो वो जो भी खाए हुए रहते हैं वो वहीं पे रहते हैं। एंड प्लस बच्चों के दांत जो रहते हैं डेसिडियस टूथ बोलते हैं हम लोग, दैट इज मिल्क टीथ, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा पतला ही रहता है लेयर्स वाइज, तो जल्दी कीड़ लगने का चांसेस है, तो वो मेंटेन करना थोड़ा बच्चों में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पेरेंट्स के लिए भी होता है, बच्चों को तो ऑब्वियसली समझता ही नहीं है, तो दैट इज द रीजन ये होता है। एंड प्लस लाइफस्टाइल भी अपना थोड़ा चेंज हो गया है, आई मीन नॉट ब्लेमिंग बट यस, हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या फिर यू नो लाइक देयर आर मेनी रीजंस उसमें जो कैविटीज जल्दी क्रिएट करते हैं। क्या ये मीथ है क्या? लोग बोलते हैं कि चॉकलेट खाने से बच्चे का दांत टूटता है या मे बी गिरता है। चॉकलेट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं एक्चुअली? आप अगर रोटी भी खाएंगे, राइस भी खाएंगे, तो भी कैविटी होगा, इट्स नॉट अबाउट शुगर्स, बट शुगर और में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है बेसिकली, तो आप चॉकलेट खाओ या रोटी खाओ या राइस खाओ, सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, जो चिपक के निकला वो कैविटी करके निकला। बच्चे लोग का जो टीथ है मैं कैसे पिक्योर कर सकता हूँ, कैसे उसको टेक केयर कर सकता हूँ? हाँ, तो देखो डेंटल केयर जो है वो दांत आने से पहले से ही होता है। आप अगर न्यूबॉर्न बेबीज को देखेंगे तो उनके गम्स को भी हमें एक काइंड ऑफ क्लीन करना ही रहता है, बिकॉज वो भी ऑब्वियसली मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो काइंड ऑफ तभी से हमारा डेंटल केयर शुरू होता है बिफोर दांत, ठीक है। तो क्या करना है कि हमें ऑब्वियसली ब्रशिंग तो करवाना है, अगर वो बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं जो भी है, उनको गार्गल करवाना है प्रॉपरली, एक बार रात को एटलीस्ट सोने से पहले एक बार फ्लश आउट करना है जो भी चिपका है, या फिर एकदम छोटे बच्चे हो
जिसको हम मिल्क बॉटल देते होंगे, तो उनका क्या करना है कि रात को अगर उनको दूध पी के सोने की आदत है, तो उसके मतलब दूध पिलाने के बाद एक बार पानी पिला के सुलाना, ये हैबिट अगर रखेंगे तो दांत में केरीज नहीं होते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे एक काइंड ऑफ डिसीज है, इट्स कॉल्ड एज नर्सिंग बॉटल केरीज। मतलब क्या है, जो बॉटल से दूध पीते हैं उनको एक काइंड ऑफ यहाँ पे केरीज हुआ होता है। इट्स बिकॉज वो पीते 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 सोते, दैट इज द रीजन कि उनको केरीज होता है। एकदम छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, लाइक 1 ईयर। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप चलो उनको अगर बॉटल की आदत भी है तो दूध पिलाने के बाद लास्ट शुड बी वाटर विच हैज टू बी कंज्यूम्ड बिफोर स्लीपिंग, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहते हैं कि उनको बच्चे के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। उस मतलब जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो टूथपेस्ट चलेगा या फिर से उसके लिए अलग से टूथपेस्ट आता है? बच्चों के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट आता है बेसिकली। वो उसमें क्या होता है, फ्लोराइड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है ताकि उनको मतलब कैविटी ज़्यादा जल्दी नहीं लगे, तो बच्चों के लिए वो सही है। एंड अगर थोड़ा एज ज़्यादा है पेशेंट का तो उनके लिए सेंसिटिविटी वाला सही है, क्योंकि उनके दांत वैसे भी थोड़ा इरोड हुए रहते हैं, एब्रेड हुए रहते हैं, उनके लिए सेंसिटिविटी। अदरवाइज नॉर्मल अपने लोगों के लिए, अपने एज के लोगों के लिए नॉर्मल टूथपेस्ट इज फाइन। और एक्चुअली आजकल मैंने सुना अलाइनर्स के बारे में। इनविजिबल अलाइनर्स क्या है? ओके, तो अलाइनर्स इज लाइक, आप अगर देखे होंगे कि पेशेंट तार बिठाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थो ट्रीटमेंट। वो भी अलाइनर्स ही है, बट द ओनली थिंग इज इट इज विजिबल, राइट। हम लोग मेटल ब्रेसेस बिठाते हैं तो थोड़ा एस्थेटिकली थोड़ा अच्छा नहीं लगता है पेशेंट्स को। तो अभी नया आया है, इट्स कॉल्ड एज इनविजिबल अलाइनर्स। इनविजिबल इज व्हाट, कि ऐसे काइंड ऑफ अलाइनर्स होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या होता है, एक तो दिखता नहीं है, एस्थेटिकली इट्स वेरी नाइस, क्योंकि कोई कोई जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है कि जहाँ पे यू कांट गो फॉर दोज एज ओल्ड मेटल ब्रेसेस, तो उनके लिए ये सही है। तो ये सेम काम करता है। ये क्या करता है कि हम पहले तो पेशेंट का मेजरमेंट लेते हैं, फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करते हैं, एंड इसको हम लोग फैब्रिकेट करते हैं मशीन में। एक बार फैब्रिकेट हो गया तो इसे हमें दिन में 20 आवर्स डालना है। लाइक 4 आवर्स आप निकाल सकते हो खाते पीते समय, या फिर आपको कुछ अगर कुछ किसी से इंपॉर्टेंट मीटिंग है तब आप निकाल सकते हो, बट 20 आवर्स इज नॉर्मल विच हैज टू बी यूज्ड। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि आप इसको निकाल सकते हो जब तुम्हें चाहिए। ऑर्थो में क्या प्रॉब्लम था कि एक बार फिक्स हो गया तो ऑब्वियसली वो आप निकाल नहीं सकते अनटिल अनलेस आपके डेंटिस्ट नहीं निकाले। तो ये काइंड ऑफ एक एडवांसमेंट है अलाइनर्स में। तो ये इनविजिबल है बिकॉज ऑब्वियसली दिखता नहीं है, दूर से आप अगर देखोगे तो फिर ये दिखेगा ही नहीं कि आपका, बट इंटरनली आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तो आपके दांत जो टेढ़े मेढ़े रहते हैं या फिर गैप्स रहता है दांतों में, तो ये भी उसको ट्रीट करता है। एक बार आप डाल दोगे तो वो उसका काम चलता रहेगा। इनफैक्ट दिखता भी नहीं कि आपने कुछ ट्रीटमेंट चालू भी है। इसको कितने वीक तक या मंथ तक हम लोग रख सकते ये हैं? डिपेंड करता है केसेस पे। जस्ट एक गैप रहा तो मुझे लगता है 4-5 मंथ्स में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर क्राउडेड टीथ है, दांत आगे पीछे है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक इट कैन गो फॉर 1 ईयर एज वेल। तो इट डिपेंड्स अपॉन केसेस, कितना डिफिकल्ट केस है उसके हिसाब से। किस किस टाइप्स के टिप्स को पिक्योर कर सकते हैं? ये सब एनीवेज स्केलेटल कुछ चेंजेस रहा, बोन चेंज, मतलब आपके मैंडिबुलर जो नीचे का जो बोन ही है वो ही टेढ़ा रहा, तो ऑब्वियसली वो ये करेक्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट प्लस सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बट ये ऑब्वियसली दांत का जो भी शेप है, आपको अगर अलाइन करना हो तो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे आपको दिखाना भी नहीं पड़े और ट्रीटमेंट भी चलता रहे। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन नाउ। yes, obviously it is a bit expensive compared to that, but इसका एडवांटेजेस बहुत अच्छा है। एंड इसमें वो रैशेस नहीं होते हैं या फिर लिप कट्स नहीं होते जो आपके एज ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑर्थो जो होता है उसमें होता है। तो ये बेटर ऑप्शन है। इम्प्लांट क्या होता है और हम क्यों करते हैं? ओके, तो कोई कोई केसेस में ऐसा होता है कि दांत को हमें निकालना ही पड़ता है, हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर कुछ भी करके बचा नहीं सकते। तो अगर एक बार दांत निकल गया तो हमें उसको रिप्लेस भी तो करना है, क्योंकि खाने के लिए हमको यूज होता है। तो रिप्लेसमेंट का देर आर मेनी टाइप्स, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल इज लाइक हम लोग ब्रिज बिठाते हैं, आजू बाजू दांत का सपोर्ट लेके हम ब्रिज बिठाते हैं। ये क्या होता है, ये नॉन सर्जिकल है। एंड देर इज सर्जिकल पार्ट विच इज कॉल्ड एज इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है कि आपको आजू बाजू दांत को हार्म करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या है, एक स्क्रू, मैं आपको लेमैन टर्म में बता रही हूँ,
स्क्रू को हम अंदर फिट करते, वो स्क्रू एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल रूट, उसके ऊपर हम कैप बिठाते हैं या फिर क्राउन बिठाते हैं. इट्स इम्प्लांट इज बेसिकली टू रिप्लेस एक्सट्रैक्टेड टूथ. आप अगर यहाँ पे देखोगे तो फिर दिस एन इम्प्लांट का, ये देखिए दिस, यहाँ पे अंदर स्क्रू है, इसके ऊपर हमने दांत बिठाया है. हाँ, तो ऑब्वियसली एक बार हमने स्क्रू बिठाया तो 3 मंथ्स हमको रुकना पड़ता है ताकि अपना आजू बाजू का जो पेरियोस्टल बोन है उसके साथ एडजस्ट हो जाए, स्क्रू के अंदर एडजस्ट हो जाए. तो एक बार वो हो गया तो उसके ऊपर हम क्राउन बिठा देते हैं. इसमें एक एडवांटेज ये है कि हम आजू बाजू दांत के को हार्म नहीं करता है. मैं बहुत बार देखता हूँ कि काफ़ी लोग ना पूरा टीथ निकाल देते हैं एंड फिर पूरा जब सोते समय या फिर से वो निकाल के पानी में रखते हैं. एंड अगेन मैं देखता हूँ कि लाइक सुबह में एक्चुअली ओल्ड एज में मैंने Right. ज़्यादा मैंने देखा है पूरा ऊपर नीचे दोनों लगाते हैं. हाँ, उसको डेंचर्स बोलते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है कि एज ओल्ड जैसा आपका अपना एज होता रहता है तो आपने दांत थोड़े डिले हो ही जाता है. तो क्या होता है, सब दांत निकाल के हम डेंचर्स बिठाते हैं. उसमें भी 2 टाइप के, एक फिक्स्ड है, एक रिमूवेबल है. रिमूवेबल यस ऑब्वियसली कि आपको दिन भर डालना है, सोते समय निकालना है, सुबह वापस क्लीन करके उसको डालना है. एंड फिक्स्ड इज ऐसे इम्प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स होते हैं. मतलब इम्प्लांट्स बिठाते हैं, यहाँ पे ऊपर 6 नीचे 6 इम्प्लांट्स बिठा के उसके ऊपर हम डेंचर को फिक्स कर देते हैं. तो इवन दैट इज अ गुड ऑप्शन जहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है. तो ऐसे इट्स काइंड ऑफ एज ओल्ड ट्रीटमेंट है जहाँ पे जिनके सब दांत निकला हो उनको ये हम रिकमेंड करते हैं. कॉस्टिंग वाइज रिमूवेबल इज वेरी इकोनॉमिकल. इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स आर बिट कॉस्टली. किस टाइप्स के ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? आप एक्चुअली बिलीव नहीं करोगे, अभी थोड़ा ओरल कैंसर का ज़्यादा हो रहा है. जितना मैं मतलब मैंने जब मेरा फर्स्ट क्लिनिक ओपन किया था 12 इयर्स बैक, तो कभी इतना केसेस बायोप्सी बोलो या फिर प्री कैंसरस लीजन का बोलो नहीं था इतना. बट अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा बढ़ गया है. इफ़ यू आस्क मी, विद इन 3 इयर्स मतलब एक अराउंड 51 केसेस ऑफ बायोप्सी कराया मैंने अपने क्लिनिक में. 3 year in 51? यस मे बी बिकॉज अभी थोड़े लोग ज़्यादा अवेयर हो गए और दिखा रहे हैं, ये हो सकता है. या फिर मे बी कि थोड़ा बढ़ भी रहा है. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इट्स बिकॉज ऑफ यू नो लाइक सोशल मीडिया थोड़ा अपने को इन्फ्लुएंस करता है, सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंस करते हैं टू डू सम थिंग्स विच आर नॉट रिकमेंडेड, जो पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था. तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है. तो ये थोड़ा सा बढ़ावा अभी दिख रहा है. बेसिकली इट फील्स वेरी बैड, बट छोटे छोटे एज, आई मीन लाइक टीनेज को भी थोड़े ये प्रॉब्लम शुरू होने लगे हैं. इट्स वेरी बैड एक्चुअली मैं देखा हूँ काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे नियर अबाउट 7 to 8 स्टैंडर्ड के आजकल, वो शीशा एंड हुक्का Yes. उन लोगों ने स्टार्ट किया है. Yes. इवन पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक कुछ ई सिगरेट काइंड ऑफ. यस. वो कैसे इम्पैक्ट करता है फॉर? देखो, दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोबैको इनटेक. तो अभी पहले कैसा होता था कि आफ्टर सर्टन एज हमें फ्रेंड से या फिर किसी को करते हुए देख के हम करते थे. बट अभी कैसा है, यू हैव कंप्लीट वर्ल्ड इन योर हैंड. मोबाइल, बच्चे मोबाइल देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, जिसमें एवरीथिंग इज सो ओपन. सो लोगों को, मतलब बच्चों को एक्सपोजर बहुत जल्दी आ चुका है इस चीज़ की वजह से. तो उनको ऐसा लगता है कि चलो ये भी करके देखते हैं ये क्या है, चलो वो भी करके देखते हैं ये क्या है. अरे मेरा फेवरेट गेमर ने ये किया है तो हम भी करेंगे, व्हाई नॉट. तो दैट इज द रीजन कि ये ज़्यादा जल्दी एक्सपोज हो रहा है. ज़्यादा जल्दी जो डिसीज हम एडल्ट में देखते थे वो अभी बच्चों में ही शुरू हो चुका है. आई थिंक सो. आजकल जो सेलिब्रिटी एंड जो इन्फ्लुएंसर है उनकी वजह से आजकल यस, एक्चुअली सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बी ट्रू. आप इसको यूज कर सकते हो अच्छी चीज़ों के लिए. यू कैन इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन या फिर यू कैन इन्फ्लुएंस किड्स इन अ वेरी गुड वे. बट क्या होता है कि ऑब्वियसली थोड़े कहीं पे जाके कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी they can actually you know like use or show any product which is not recommended. You can use actually social media को बहुत अच्छी तरह से, जैसे अभी हम कर रहे हैं, this is a very good informative social media. इसके थ्रू से हम बता रहे लोगों को कि हम कैसे केयर करें या फिर कुछ से हम सिखाएं. It's a very good way to
teach people, but sometimes अभी you can't control everything. आप क्या बोलना चाहते हो फॉर दैट किड्स जो टोबैको एंड अदर पीपल दे आर डूइंग, आप उनको क्या रिकमेंड राइट करना? मैं देखो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट स्क्रीन और आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मोबाइल थिंग और आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सोशल मीडिया. द ओनली थिंग इज लाइक तुमको अगर नहीं समझ रहा है कि कुछ चीजें जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यू कैन ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स. दे आर द बेस्ट यू नो लाइक ह्यूमन बींग्स हु कैन गाइड यू इट इन अ वेरी राइट वे. आपको समझता, बच्चों को ऑब्वियसली समझता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, कुछ देखते हैं उनको लगता है करना चाहिए. जो फर्स्ट थिंग हमें करना है कि जस्ट गो एंड आस्क योर पेरेंट्स. एक्चुअली मैं एक स्टडीज पढ़ रहा था कि जो भी सेलिब्रिटीज है उनके पर्सनल डेंटिस्ट है. सो व्हाई दे वांट पर्सनल डेंटिस्ट, मतलब एक्चुअली हमको भी रखना चाहिए क्या? हाँ यस, जैसे फैमिली डॉक्टर पहले वो एक टर्म था, पता है, मतलब कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर के पास जाने का, ऐसे एक फैमिली डॉक्टर एक टर्म है, अभी भी है. मतलब अभी भी आप अगर देखा जाए तो देर आर अराउंड 45 to 50 फैमिलीज विच आई हैव जो अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को मेरे पास ही लेके आते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ एक फैमिली डॉक्टर जैसे एक फैमिली डेंटिस्ट है, बिकॉज वी नो कि उनको क्या दवाई सूट होता है या उनको क्या दवाई का एलर्जी है, या फिर उनको मतलब अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो हमको उसको कैसा टैकल करना चाहिए, या फिर कौन सी दवाई उनको स्टॉप करना चाहिए. तो वी हैव अ बेटर यू नो लाइक नॉलेज सर्टन फैमिली या सर्टन पर्सन का. तो आप अगर नया जगह पे जाओगे यू हैव टू टेल कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, बिकॉज हर एक चीज जानना जरूरी है इवन बिफोर डेंटल ट्रीटमेंट. इट कैन बी डेंजरस इफ यू डोंट नो अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एनी पेशेंट. तो वो जानना जरूरी है. तो बेसिकली दैट इज द रीजन कि सबके पास पहले फैमिली डॉक्टर रहता था कि अरे उसको मैं दिखाऊंगा तो उसको सब कुछ पता है मेरे बारे में तो वो बराबर देगा, एंड देता भी है ऑब्वियसली बिकॉज ही नोज यू. तो वैसे ही फैमिली डेंटिस्ट होना बहुत जरूरी है. आपके पास डोज एंड डोंट का कुछ है क्या फॉर द डेंटल रिलेटेड? सी डोंट से ज्यादा डोज इंपॉर्टेंट है, इज टू मेंटेन प्रॉपर डेंटल हाइजीन. कि आप कुछ भी खाओ, आई डोंट ब्लेम फूड, बट 2 टाइम अगर आप ब्रश करोगे या फिर आप जब भी खाओगे तो थोड़ा गार्गल कर लो या फिर थोड़ा सा फ्लश आउट कर लो, तो कुछ चिपकेगा ही नहीं है. तो मेन रीजन जो डेंटल ट्रीटमेंट का है वही चला गया, तो यू विल हैव अ वेरी गुड डेंटल हेल्थ. तो मेन वही है कि आपको क्लीन रखना है बेसिकली. और कुछ भी अगर आपको सिम्टम्स दिख रहा है तो इनिशियल स्टेज में आप अगर दिखाओगे इट विल बी वेरी इकोनॉमिकल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड इज थोड़ा पेन फ्री हो जाता है. राइट. आपने बोला कि लाइक आपके पास ओरल कैंसर के ज़्यादा पेशेंट आ रहा है. लिस्ट ऑफ क्या क्या है जैसे लाइक ओरल कैंसर और क्या क्या किस टाइप्स के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, सो पीपल विल नो कि ये चीज़ें हो रही, सो वी कैन पिक योर फॉर दैट. मेन इज ओरल कैंसर फॉर श्योर, एंड सेकंड इज पीडियाट्रिक. बच्चों में जो केरीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपैरेटिवली, तो वो एक रीजन है. एंड सेकंड इज क्लीनिंग का, स्केलिंग जो हम बोलते हैं. पहले लोग स्केलिंग नहीं कराते थे ये सोच के कि स्केलिंग करें मतलब क्लीनिंग कराएंगे हमारा दांत हिलेगा, बट अभी लोग थोड़े अवेयर हो चुके हैं कि हमको एवरी 7-8 मंथ्स में हमको क्लीनिंग करना है. तो क्लीनिंग के पेशेंट्स, सम पीपल आर लाइक ऐसा है कि हमारा आप लिखे ही लो हर 6 मंथ्स में हम आते हैं. सम पीपल हैव मूव टू अदर कंट्रीज, बट व्हेनेवर दे विजिट इंडिया दे कम फॉर क्लीनिंग फॉर श्योर. साल में जो एनुअल उनको छुट्टी मनाने के लिए जब क्लिनिक आते हैं इंडिया आते हैं तब वो क्लिनिक विजिट करके जाते हैं जस्ट फॉर क्लीनिंग. तो ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा अच्छा हो गया. आई एम हैप्पी कि वो क्लीनिंग करा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली बाकी के तो है ही. थैंक यू. या लास्ट क्वेश्चंस, बेसिकली एजुकेशन. सो अगर किसी को डेंटिस्ट बनना है सो क्या प्रोसेस है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल, कॉलेज, कौन सा कॉलेज बेटर है एंड हाउ दे कैन डू दैट? ओके, डेंटिस्ट के लिए देखो आपको पैशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे यू हैव टू वेट. पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि पहले दिन ही आई विल बी अ सक्सेसफुल डेंटिस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर हो भी रहा है तो फिर इट्स अ मिथ, क्योंकि आप इन्वेस्ट बहुत कर चुके होते हो पहले तो एजुकेशन में, सेकेंड इज आपके क्लिनिकल सेटअप में. तो फर्स्ट डे ही मैं सब कुछ रिकवर करूंगा या फिर फर्स्ट महीने में ही सब कुछ करूंगा, ये हो ही नहीं सकता. यू हैव टू बी वेरी पैशनेट कि मुझे यही करना है इवन इफ इट टेक टाइम. ऐसा कुछ आपके दिमाग में हो तो वो ऑब्वियसली आपका पहले से ही रहता है. व्हेनेवर आप 7th-8th स्टैंडर्ड में हो तभी आपको लगता है कि आप डॉक्टर बनना ही है आपको. तो मेरा तभी से था कि मैं डॉक्टर तो फॉर श्योर बनूंगी. मैं 2 ऑप्शन रखी थी, मेडिकल एंड डेंटल.
ये दोनों भी नहीं हो रहा तो आई विल बी क्विटिंग माय मेडिकल फील्ड, ये मैंने तो सोचा ही था। तो ये पहले से ही था कि मैं अपने आप को इमेजिन पहले से ही करती थी कि मैं क्लिनिक में बैठी हूँ, क्लिनिक चला रही हूँ, पेशेंट कर रही हूँ, ये मेरा पहले से ही पैशन था। तो दैट्स द रीजन मैंने उसके हिसाब से किया। देन आई क्रैक्ड माय गवर्नमेंट एग्जाम्स वाह। एंड फिर बाद में आई गॉट सीट, गवर्नमेंट सीट। तो ऑब्वियसली मेरा एजुकेशन में ज़्यादा पैसा लगा ही नहीं है। अगर मेरे पास गवर्नमेंट का सीट नहीं मिला, मैं प्राइवेट से करना चाहता हूँ, हाँ। तो कितना फी लगता है फॉर? ओके, तो इट्स काइंड ऑफ बिग डेंट इन योर डैड्स पॉकेट। वो काइंड ऑफ 60-70 लैक्स तो आपका ग्रेजुएशन में लगेगा इफ इट्स अ नॉर्मल कॉलेज। एंड अगर कोई ब्रांडेड प्राइवेट डीन यूनिवर्सिटी हो तो आई मीन इट कैन गो टिल क्रोर्स जस्ट फॉर अ ग्रेजुएशन। माय गॉड। या फिर उसके बाद फर्स्ट जो सैलरी होती है, हाँ। मतलब वो कितनी से स्टार्टिंग होती है? हाउ हाउ मच दे कैन अर्न? जीरो। वी हैव टू वर्क फ्री इनिशियली। Okay. अगर दे रहे कोई तो बहुत ही अच्छा है, बट मैंने जितना जाना है इंक्लूडिंग मी, वी हैव वर्क फॉर 4 to 5 months विद जीरो सैलरीज टू बी वेरी फ्रैंक। देन लेटर ऑन अभी थोड़ा शायद सैलरी बढ़ा होगा, बट ऑब्वियसली सैलरी के ऊपर अपना डिपेंडेंट है ही नहीं। अगर आप डेंटिस्ट हो तो क्लिनिक इज द ओनली थिंग यू कैन अर्न थ्रू, अदरवाइज कोई और मौका ही नहीं है। यू कांट सर्वाइव ऑन अ सैलरीड ये थिंग। आप सोशल कॉज के लिए क्या कर रहे हो? ओके, तो ये मैं यूजुअली बोलती नहीं हूँ, बट येस आई एम डूइंग वेरी डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट फॉर नीडी पीपल, जो हाउस मेट्स होते हैं या फिर जो भी जिनको जब हम ट्रीटमेंट प्लान समझाते रहते हैं, दे गो फॉर अ चीपर वन जस्ट बिकॉज दे हैव टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस एजुकेशन और ये वो। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं अपना जो रनिंग कॉस्ट वाला जो चीज़ है वो मैं इंक्लूड ही नहीं करती। आई जस्ट चार्ज देम द लैब चार्जेस सो दैट एटलीस्ट दे गो फॉर अ गुड ट्रीटमेंट एंड एक काइंड ऑफ उनको हेल्प हो जाता है। मैंने आपका एक इंस्टाग्राम पे कहीं पे मैंने देखा था आपका पोस्ट, वन ऑफ द स्कूल में आपने फ्री कैंप लगाया यस था। यस यस, राइट। इट वाज लाइक मेरे बच्चे के स्कूल में बुलाया था एंड इट वाज काइंड ऑफ अ फ्री डेंटल चेकअप। तो फिर वहाँ पे हमने बच्चों को चेकअप वगैरह कराया था, उनको ब्रशिंग टेक्निक समझाया था एंड उनको हाइजीन कैसे मेंटेन करने का वो सब सिखाया था। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये मैं मेरे दूसरे क्लिनिक में मैं एवरी ईयर एक स्कूल के साथ बॉन्ड, तो वो लोगों का मैं करती ही हूँ। तो यहाँ पे इट वाज फर्स्ट टाइम। अगर मुझे काफ़ी सारे स्कूल वाले अप्रोच करते हैं, मतलब आई के लिए लॉट ऑफ थिंग, आई हैव टू एसोसिएट विद लॉट ऑफ दिस थिंग, राइट। तो ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए हम क्या और कैसे कर सकते हैं? कोई नहीं, बस यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके पास बस एक टेबल और चेयर रहे एंड दैट्स इट। बाकी सब तो हम अरेंज कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, थैंक यू प्रेरणा कमिंग फॉर दैट। Thank कुछ you so आपके much. पास रहेगा तो लेट मी नो। नहीं, द ओनली थिंग इज लाइक ऑब्वियसली आपको डेंटल हाइजीन आपने अगर मेंटेन कर लिया तो फिर डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव। एट द एंड मैं आपको सबको यही बताना चाहती हूँ कि दांतों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरह से हम खाते हैं, जिस तरह से हम चबाते हैं, उससे हमारा बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। लाइक गट हेल्थ इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन आवर माउथ। तो आप दांत को अपना संभाल के रखना, और नेचुरल दांत जैसा कुछ भी नहीं है। इवन इफ यू गो फॉर अ गुड कैप्स, गुड क्राउन्स और वॉट एवर द बेस्ट ट्रीटमेंट, स्टिल आपके दांतों नेचुरल दांत जैसा या फिर नेचुरल हेल्थ जो है उसके ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड द थिंग इज लाइक आई ऑलवेज से कि डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, इग्नोरेंस इज। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।